हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत शिक्षा। मैं फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लाया हूँ और आज हम बात करेंगे अकाउंट की सबसे जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में। हम अकाउंट में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो असेट्स और लायबिलिटी है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम अकाउंट्स को अच्छे से बना पाएंगे। या मैं ये कहूँ कि अगर अकाउंट्स यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा। यानी हमें असेट्स और लायबिलिटी की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। असेट और लायबिलिटी के बारे में अगर हम जान पाते हैं या जानते हैं क्या असेट्स है क्या लायबिलिटी है, तो अपने आप हमें आगे चलने में, आगे हमें अकाउंट्स को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि क्या असेट्स है और क्या लायबिलिटी है। हियर वी गो। सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में जानते हैं कि एसेट्स क्या होती है, इसके बाद हम लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स की जो एक एक पॉइंट है वो आपको मैं सही से बताऊंगा, आप गौर से सुनिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे, इसलिए सही से समझिए। जैसे असेट्स को हिंदी में संपत्तियां बोलते हैं और असेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। करंट असेट यानी कि चालू संपत्ति, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, चालू संपत्तियां। और नॉन करंट एसेट्स होता है गैर चालू संपत्तियां, गैर चालू संपत्तियां। गैर चालू संपत्तियां मतलब ये फिक्स्ड होती है, ये लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं। हमारे बहुत समय बाद हम इसको खरीदते हैं या बहुत समय बाद इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, यानी हम एक लंबे समय के लिए यहाँ पे हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। करंट असेट ऐसी संपत्ति होती है जिससे जो चलन में होती है, जो चलता रहता है, जो कम ज़्यादा होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इनको संपत्ति के लिए बता दूँ आपको, संपत्ति वो चीज़ें होती हैं, वे संसाधन होते हैं जिसके द्वारा बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाते हैं, या ऐसे संसाधन जो प्रॉफिट कमाने का माध्यम बनते हैं, वो हमारे सारे असेट्स होते हैं। तो ये सब माध्यम हमारे प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए उत्तरदायी हैं, ये सारे हमारे असेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो असेट में बताओ, करंट असेट और नॉन करंट यानी फिक्स असेट। तो पहला है करंट असेट में कैश इन है। बिजनेस में जो पैसा, बिजनेस में दो तरह से हमारे पास पैसा होता है, एक हमारे गले में यानी हमारे गले या हमारे हाथ में हो सकता है, और एक हमारे बैंक में हो सकता है। आखिर दोनों तो कैश ही है ना, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट को। हम चाहे मिस्टर ए को कैश से पैसे दे दें, चाहे मिस्टर ए को हम बैंक से ट्रांसफ़र कर दें या चेक काट दें। तो हमारे दो तरह के बैलेंस होते हैं जिसका हम उपयोग पैसे किसी को देने, पेड करने और किसी से लेने, रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल वो होता है, ये बिल्स रिसीवेबल एक्चुअली होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बताना चाहूँगा। यदि हम किसी से बिल के बदले, ऐसे बिल जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं अपने ग्राहकों से, आप समझिए, यदि अगर हमने उधार माल किसी को बेचा तो हमने बिल लिया, एक बिल उसको दिया, एक बिल हमारे पास है। जब हमसे पेमेंट लेने जाएंगे तो वो बिल लेके जाएंगे। जब हम जिस बिल के बदले में हमें पैसा मिलता है, पैसा रिसीव होता है, वो बिल्स रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो बिल के बदले ही कोई पार्टी हमें पैसे देती है, वही हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, जिसे हिंदी में स्कंद कहते हैं। हमारे जो स्टॉक है, खरीदने से हमारे स्टॉक बढ़ते हैं, बेचने से हमारे स्टॉक घटते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने से हमारे स्टॉक बढ़ते हैं और सेल करने से हमारा स्टॉक घटता है। तो ये हमारा स्टॉक हो, इन्वेंट्रीज स्टॉक ही होता है, इसमें उतार चढ़ाव। डेब्टर्स वे लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार मान लिया, बाद में हमें पेमेंट करेंगे, वो हमारे देनदार होते हैं। ठीक है, देनदार और बिल्स से फ़र्क यही होता है कि ये देनदार हमारा विश्वसनीय है, बल्कि इनके लिए हम बिल्स रिसीवेबल बनाते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें हमें लगता है कि वो हमारा पैसा टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, तो उनके लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज बना देते हैं, इसी को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और उस बिल के बदले में हमें पैसा मिलता है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल है। आप समझ गए होंगे कि हमारे जो करंट एसेट है वो क्या क्या है। उसके बाद हम आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है, ये फिक्स्ड, इसको फिक्स्ड भी कहते हैं। फिक्स्ड में हमारे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट ऐसे असेट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें दिखाई दे वो हमारा टेंजिबल असेट है। जैसे कि हमें फर्नीचर दिखाई देता है, बिल्डिंग दिखाई देता है, बिल्कुल मशीन दिखाई देता है, व्हीकल दिखाई देता है, गाड़ियाँ दिखाई देती है, कंप्यूटर से भी दिखाई देते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं, जो प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, वो सभी हमारे क्या होते हैं, वो हमारे
हमारे सब टेंजिबल असेट्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद कहते हैं इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट्स हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन महसूस करते हैं, हमारे कंपनी पे इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे सेल्स पे इसका प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इनटेंजिबल असेट में गुडविल होता है, गुडविल को क्या बोलते हैं, इनमें ख्याति बोलते हैं। और ख्याति क्या होती है, ख्याति बहुत समय काम करने के बाद आपका सामान, आपका जो प्रोडक्ट आदमी को बेहतरीन लगता है, उसके साथ साथ उसकी माउथ एडवर्टाइजमेंट होने लग जाती है, लोग उसकी जिक्र करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका मार्केट में वैल्यूएशन गुडविल बढ़ता है। ये हमारे अच्छे काम के द्वारा होता है, हमारे मार्केट में कुछ साल बिताने के कारण होता है, जिससे हमारे कंपनी को एक सम्मान मिलता है बाजार में, ठीक है। इसी को हम गुडविल कहते हैं। और गुडविल के बढ़ने घटने से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप एक सपोज कीजिए कि आप एक दुकान जो 5 साल से समोसे बेच रहा है और एक दुकान मान लीजिए आज की डेट में खुला, और दोनों ही दुकानदार के पास बराबर की पूंजी है, बराबर की रेडी है, पटरी है, दुकान बराबर की है, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि जो दुकानदार पुराना है उसके पास उसके सामान की, उसके समोसे की बिक्री अधिक है, और जिनके पास जो अभी नया नया खोला है उसके समोसे की बिक्री कम है। इसे हम कह सकते हैं वो किस लिए ऐसा क्यों है, क्योंकि पुराने दुकानदार के समोसों का टेस्ट लोगों को समझ में आ गया है। कई सालों से पुराने ग्राहक उनके बन चुके हैं और वही ग्राहक उनके बार बार आते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट, अब नया दुकानदार है तो उसके टेस्ट का भी लोगों को पता नहीं चला, उसका समोसा खाया नहीं है। जैसे लोगों का टेस्ट पता चलेगा उसका भी काम आगे बढ़ेगा। तो समय के साथ हमेशा गुडविल आगे की ओर बढ़ती है और गुडविल हमारे कंपनी को प्रॉफिट का एक हिस्सा बनती है और ये समय के साथ आता है। उसके बाद ट्रेडमार्क कंपनी का एक मार्क होता है जिससे उस कंपनी के प्रोडक्ट का पता चलता है, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। आप अभी विभिन्न प्रकार के पैकेट्स पे आपको विभिन्न कंपनी का ट्रेडमार्क देखेंगे, किसी का गोला लगा के गोल करके TM है। आप देखोगे विभिन्न प्रकार के, जैसे आपने गाड़ियों का देखा होगा, सुजुकी की गाड़ी का अलग वो है ट्रेडमार्क, उसके बाद मर्सिडीज़ का अलग है, तो सब ट्रेडमार्क है, इससे पहचान मिलती है कि हाँ ये इसी कंपनी की गाड़ी है, ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारा पेटेंट्स होता है। यदि किसी बंदे ने कोई आविष्कार कर रखा है और वो चाहता है कि उसके पास पेटेंट रहे, इस तरह का आविष्कार कोई और ना करे, इस तरह की चीज़ कोई और ना बनाए, तो उसके लिए वो अपने देश के न्यायालय से एक पेटेंट ले लेता है और उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बना पाएगा। इस चीज़ का कोर्ट से आवेदन कर देता है। हालांकि ये आवेदन 20 साल तक चलता है, 20 साल के बाद उस तरह का पेटेंट कोई और भी बना सकता है, लेकिन ये याद रहे कि ये बस कंट्री के लिए था, देश के लिए था, दूसरे देश के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। पर देश में उस वैसा प्रोडक्ट कोई बंदा नहीं बना सकता है और उस तरह का वो उसका पेटेंट हो जाता है कि वो जो आविष्कार उसने किया है नया वाला, वो आविष्कार उसी कंपनी का रहेगा जिसने इसको पेटेंट कराया है। लेकिन इसका 20 साल तक का अधिकार होता है। 20 साल के बाद अगर उसमें कोई आविष्कार करता है तो उसी का पेटेंट माना जाएगा। उसके बाद कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट आपने देखा होगा कि जैसे कोई मूवी बन गई, जैसे मान लो कहो ना प्यार है, तो अगर एक ही नाम की मूवी दूसरी क्यों नहीं बनती, दूसरा फिर कहो ना प्यार क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता है। मान लो धूम आ गया तो कोई और बंदा धूम क्यों नहीं बनाता, या क्या कहते हैं कोई पुरानी जितनी मूवी है उसके नाम पे दोबारा फिल्में क्यों नहीं बनती, और बनती है तो 1, 2, 3 करके। वो क्या है कि उनके पास कॉपीराइट है। अगर वैसा उन्होंने मूवी बनाया तो अगर पुराने मूवी वाले को दिक्कत हुआ तो उस पर वो केस कर सकता है और अपना हर्जाना ले सकता है, और हर्जाना करोड़ों रुपये में हो सकता है। इसीलिए कॉपीराइट का मतलब होता है कि आपके नाम की फिल्म, आपके नाम के गाने, आपके नाम की कोई भी चीज़ जो आपने किया है वो कोई और नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बिना। इसी को हम कॉपीराइट कहते हैं। उसके बाद ऑन सॉफ्टवेयर, आपने देखा वो बहुत सारे लोग अपना सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी उनकी संपत्ति होती है। उनके संपत्ति का आपने देखा होगा कि बहुत सारे अकाउंट जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उस पर लोग काम करते हैं और काम करते हैं और लोग उसका रेंट देते हैं, किराया देते हैं, उसके लिए भुगतान करते हैं लोग। तो ये भी ऑन सॉफ्टवेयर, ये भी इनका क्या होगा, अमूर्त संपत्ति जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन लोग काम कर रहे हैं उसका काम, उस पर हेल्प लेने की वजह से। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ है, विंडोज़ पे हम लोग काम करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को उसका पैसा जा रहा है। ये हमारा ऑन सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल असेट्स। तो आप समझ गए होंगे कि असेट्स क्या है। असेट्स आपने देखा 2 प्रकार के हैं, एक करंट असेट है और एक नॉन करंट असेट है, जिसे हम फिक्स असेट भी कहते हैं। और ये सारे चीज़ें हमारे कंपनी में प्रॉफिट कमाने का माध्यम बनती है। इन्हीं के द्वारा हम प्रॉफिट कमाते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का तब भी डाउट रह गया मन में
कोई चीज़ ऐसा हो जो पूछना चाहता हो असेट्स के बारे में, तो मेरे से वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि उसकी क्वेरी को दूर करने का। जब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो मैं लैंग्वेजेस पे बना के लाऊंगा जो कि आपको पसंद है। होपफुल अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सर्च शिक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें ऑल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।